हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर और साथ स्टैटिक जीके का कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। और आज है 9 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 9 मार्च 2021 से कुछ करेंट अफेयर्स की प्रश्न और साथ में स्टैटिक जीके का प्रश्न। तो पूरा वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये बाला साहिब गुरुद्वारा जो है दिल्ली में, वहीं पर ये किया गया है। यानी गुरुद्वारा बाला साहिब गुरुद्वारे नई दिल्ली में किया गया है, जहाँ पे आपको मुफ्त में इलाज किया जाएगा। मुफ्त में वहाँ पर क्या होगा? इलाज किया जाएगा। जयपुर जो है शहर जो देख रहे हैं, ये जयपुर आपको राजस्थान की क्या है? राजधानी है। दिल्ली से कुछ और प्रश्न देखेंगे। दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां के सीएम है आपको अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिनको हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपको महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहीं पर आपको स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किया गया था। खासकर प्रदूषण को देखते हुए पौधारोपण नीति की शुरुआत आपको दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया गया था। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बन के तैयार हुआ है अहमदाबाद में, जिसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम अब रखा गया है श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1,10,000 और हाल ही में आपको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। सूरत से याद रखेंगे, सूरत भी अहमदाबाद का एक शहर है और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया? वर्ल्ड स्किल सेंटर कहने का मतलब विश्व भर के लोग हैं, उनको स्किल करने के लिए इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको श्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें आपको एशियाई विकास बैंक जो है यानी एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, ये भी आपको सहयोग करेगा और इसको बनाया जाएगा कहाँ पे? तो आपको उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में इसको बनाया जाएगा। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा से याद रखेंगे देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर भी आपको उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जा रहा है। जबकि आपको 2023 के हॉकी के विश्व कप का आयोजन भी कहाँ होगा? आपको उड़ीसा में ही होगा। और आपको राउरकेला में भारत का हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको राउरकेला में, और इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। उसका नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उसका नाम रखा गया। और कहाँ बन रहा है? तो राउरकेला, और ये उड़ीसा में। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में ही पहली बार आपने सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो बनाया गया है, तो सफ़ेद मगरमच्छ पार्क को अभी हाल ही में पर्यटकों के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। और यहीं पर फायर पार्क बनाया गया है आपको उड़ीसा में। और रेडियो पाठशाला की भी शुरुआत कहाँ किया गया था? तो आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। आइए देखते हैं, बिहार के सीएम हैं आपको नीतीश कुमार और फागू चौहान यहाँ क्या हैं? गवर्नर हैं। और बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा सचिवालय के 100वीं शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था और साथ ही पक्षी महोत्सव का आयोजन यहीं पर पहली बार किया गया था। इसके अलावा याद रखेंगे बिहार में यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के आपको राजगीर में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आपको योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो वही आपको मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। और मध्य प्रदेश सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री किस शहर में आपको वर्ल्ड पुस्तक मेला का वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किए? तो वर्ल्ड पुस्तक मेला का आपको ये वर्चुअल उद्घाटन किए हैं आपके शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है शिक्षा मंत्री? तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा
इस पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया। और इस पुस्तक मेला जो है ये कहाँ पर लगा हुआ है, तो दिल्ली में, जहाँ पे आपको हर प्रकार की पुस्तकें मिलेगी। अब आप इसे जाके खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। चेन्नई से याद रखेंगे, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है और यहीं पर चेन्नई जो बंदरगाह है वहीं पर विग्रह नामक एक पोत लगाया गया है खासकर निगरानी के लिए। और चेन्नई जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे प्राचीनतम और कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह है। और ये चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है। और बेंगलुरु से याद रखें, बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया गया था। और यहीं पर टेस्ला कंपनी अपनी पहली संयंत्र स्थापित कर रही है। उसके साथ अमेजन कंपनी ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा किया है। कहाँ पर, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही 2021 का बागवानी महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया था। और मुंबई में ही पहली बार समुद्र के अंदर सुरंग बनाया जा रहा है। कहाँ पे, मुंबई में। और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। और भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है, किसको, मुंबई को। हाल ही में पहले वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और इससे एक अलग बना आपको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और जम्मू कश्मीर के में ही इसका आयोजन किया गया। और जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था और किंतु वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। किंतु यहाँ भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया है, किंतु अभी तक यहाँ चुनाव नहीं किया गया है। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के आपको उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है यहाँ के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा। जबकि आपको लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ पर दो ही जिला है, लेह और कारगिल। और यहाँ के वर्तमान आपको उपराज्यपाल है आर के माथुर। कौन है, आर के माथुर। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में ही पहली बार इग्लू कैफ़े बनाया गया था। इग्लू कैफ़े पार्क कहाँ बनाया गया था, तो आपको जम्मू कश्मीर में ही इग्लू कैफ़े। इसके अलावा याद रखेंगे आप जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ही आपको खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन था, जम्मू कश्मीर था। यानी दूसरा संस्करण था तो कहाँ आयोजन हुआ, जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। और जम्मू कश्मीर ही उसमें पहले स्थान पर था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं, आपको सीएम है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम में हजारों पक्षी मृत पाई गई थी, जो चर्चा में था। और यहीं पर पहली बार स्की बर्फ पार्क बनाया गया है इसकी राजधानी शिमला में। और पहली बार देश में हींग की खेती की शुरुआत कहाँ किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया। और विश्व का सबसे बड़ा सुरंग जो बनाया गया है, जिसका नाम था रोहतांग सुरंग रखा गया था, उसका अब नया नाम रखा गया है अटल सुरंग। क्या रखा गया, अटल सुरंग। जो भारत नहीं विश्व का सबसे लंबे सुरंग है, यानी सड़क सुरंगों में कौन है, तो अटल सुरंग है। वो भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में ही स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया। कृषि जनगणना करने का मतलब हुआ किसानों की जो समस्या है खासकर फसल को लेकर, उसकी जनगणना किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम है, इसी के लिए जनगणना कराने की घोषणा किया गया है आपको गुजरात सरकार के द्वारा। यानी गुजरात के जो सीएम है आपको विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत क्या हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, उन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, कृषि जनगणना आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ से याद रखें किसानों के लिए ही उन्होंने सूर्योदय योजना और किसान सहाय योजना भी शुरुआत किया था। और किसानों से ही याद रखेंगे दो चार प्रश्न और भी है, जैसे किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको गरीब किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था, उसके आय को दोगुनी करने के लिए। और आइए गुजरात से कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे यहाँ के सीएम हैं आपको विजय रूपानी, इन्हीं के द्वारा हाल ही में आपको महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया गया था। क्योंकि मेरा मकसद रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा और बार बार वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि आपको याद रहेगा। इसलिए बहुत लोग कमेंट करते हैं सर बार बार वही प्रश्न रिपीट हो जाता है, क्योंकि रिपीट नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि आपको पूरा कुछ दिन के लिए पुनः ताज़ा हो जाएगा, फिर याद रहेगा, जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं।
और अभी आपको गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, और गांधीनगर में ही भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। यानी खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो गांधीनगर में। और याद रखेंगे भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय भी कहाँ? गुजरात में। आइए उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत से याद रखेंगे, उन्होंने एक दिन के लिए आपको सीएम बनाए थे। किसको? सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए क्या बनाए थे? सीएम बनाए थे। अभी हाल ही में उत्तराखंड के नंदा देवी ग्लेशियर जो था चर्चा में था, क्योंकि नंदा देवी ग्लेशियर जो था उसमें क्या हो गया? टूट पड़ गया। यानी खिसकाव के कारण, उससे टूटने के कारण बहुत से क्या हो गए? पानी गिरने लगा, क्योंकि वो बर्फ़ है। बर्फ़ के टूटने के बाद पूरे पानी ही पानी हो गया था उत्तराखंड के खासकर। तो इस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी जो अभी चर्चा में था। तो प्रश्न पूछेगा उत्तराखंड चर्चा था किस ग्लेशियर के टूटने के कारण? तो आपको नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखें, उत्तराखंड में ही आपको मॉस गार्डन पार्क बनाया गया और साथ ही लाइकेन पार्क, सेवाल पार्क, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की एक नई राजधानी भी बनाई गई है, गैंडसौन। कौन बनाई गई है? गैंडसौन। और पहले से इसकी राजधानी कहाँ थी? उत्तराखंड की राजधानी थी देहरादून। और देहरादून को अभी हाल ही में 100% साक्षर जिला घोषित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और देहरादून में ही राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु के अभी सीएम है के पलानीस्वामी और तमिलनाडु में भी क्या होने वाला है? चुनाव होने वाला है। और अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा किया था एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क बनाया जाएगा। कहाँ? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर प्रथम अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया है? तो ये पता लगाया गया है उत्तरी ध्रुव पर। जैसे आप देखते हैं ये पृथ्वी के इधर ऊपर वाले को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहीं पर आपको ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है। यानी अंतिम छोर होता है, ये नीचे वाला होता है, इसे उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, और बीचों बीच एक इक्वेटर होता है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। यानी बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे जो होता है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जो ये 23.5 डिग्री क्या है? दक्षिण में है, और ये 23.5 डिग्री क्या है? उत्तर में। तो यहीं पर ये देखने को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है, आपको ये छोटा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि ये तूफान आता है तो कैसा होता है, देख सकते हैं इसी तरह का तूफान आया था उस तरह का। कहाँ पे? तो उत्तरी ध्रुव पर, जब जिसको हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा ये चर्चा किया गया, बताया गया कि यहाँ पर ऐसा घटना घटी हुई है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने शिक्षा बोर्ड को बनाने की मंजूरी दे दिया? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली के द्वारा घोषणा किया गया है कि अपना खुद का शिक्षा बोर्ड हो, क्योंकि पहले सीबीएसई बोर्ड से ही वहाँ पर सारे कार्य प्रणाली चल रही थी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। किंतु दिल्ली सरकार जो है वो अपने लिए एक अलग शिक्षा बोर्ड की मंजूरी दे दिया। वर्तमान में आपको दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जिन्हीं के पास क्या है? शिक्षा मंत्रालय भी है, और शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही उनको महात्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 2021 का मेजबानी कर रहा है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में ही आपको लक्ष्मण झूला है उत्तराखंड में, जो एक प्रसिद्ध है। यहीं पर ग्लास ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ऋषिकेश से बनाया गया। हरिद्वार से याद रखेंगे, हरिद्वार में ही अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाने वाला है। यानी अर्ध कुंभ मेला का आयोजन 6 वर्ष पर होता है, ऐसे कुंभ के मेले का आयोजन 12 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर? 12 वर्षों पर। तो हरिद्वार में ही गंगा नदी जो होती है पहली बार मैदानी भाग पर आती है, और देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र है, और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहीं पर पहली बार अस्की बर्फ पार्क बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके, इसलिए पूरे प्रश्न को देखेंगे और ध्यान से जो बात बोलते हैं उस पर केवल ध्यान रखना होता है, और जहां पे लगे तो अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल
जो है वो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया, यानी उसको पूरे तरह से बनाया गया। तो हम लोग ये बनाए हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, यानी सिख धर्म के प्रथम गुरु जो होते हैं गुरु नानक हैं, यानी गुरु नानक जी ही ने सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, यानी इसकी स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया। तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इन्हीं के द्वारा एक गोल्डन टेम्पल को बनाया गया। कहाँ पे? अमृतसर में। और महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा आपको इस पर सोने की परत चढ़ा दी गई, जिसे हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। अब गुरु अंगद जो हैं वो सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। ये सिख धर्म क्या है? दूसरे गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के आपके 10वें गुरु थे। और गुरु रामदास जो हैं वो सिख धर्म के आपको ये 4थे गुरु थे। और गुरु रामदास को ही अकबर के द्वारा आपको 500 बीघा जमीन जो दान में दी गई थी, जिस पर उन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था और वहीं पर ये गोल्डन टेम्पल बनवाए। कौन? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय थे आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत की सत्ता की जो बागडोर थी, उसके बाद 1858 ईस्वी में किसके पास चला गया? तो महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, यानी ब्रिटेन के हाथों में चला गया। क्योंकि पहले हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी, और बाद में 1858 के बाद किसके पास चल गया? तो ब्रिटेन के पास चला गया, और महारानी विक्टोरिया जी थी उन्हीं के हाथों में चला गया। तो 1858 जो शासन अधिनियम भारत आया, उसी के तहत आपको लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को वायसराय बनाया गया। तो इस तरह लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम क्या बने? वायसराय बने। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो पूछा जाए तो भी कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग हो गए। किंतु फिर भी बाद में भी हम लोग गवर्नर जनरल बोलना नहीं छोड़े, क्योंकि बाद में ऐसे परंपरा चलती गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड बेलजेली जो है ऑप्शन में देख रहे हैं, लॉर्ड बेलजेली जो है वो भारत में सहायक संधि के जनक माने जाते हैं। यानी भारत में सहायक संधि के जनक कौन है? लॉर्ड बेलजेली हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग भारतीय सिविल सेवा के जनक माना जाते हैं इनको। यानी भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। और लॉर्ड मेयो जो हैं ये भारत में ही इनकी 1872 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी पोर्ट ब्लेयर में। और लॉर्ड मेयो के समय ही भारत में जनगणना की शुरुआत होती है, किंतु भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। यानी लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जानने से पहले कुछ गवर्नर से संबंधित कुछ प्रश्न बता देते हैं, जिसको आप कॉपी में नोट करके याद रखेंगे। जैसे पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के बेंटिंक जो हैं ये भारत के आपको प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो लॉर्ड कैनिंग होंगे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के स्थान पर कौन पद आ गया? तो वायसराय के पद आ गया। और प्रथम भारत के वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। अब प्रश्न पूछेगा स्वतंत्र भारत के, क्या पूछेगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, या अगर इसमें शब्द लगा रहे गवर्नर जनरल, क्या लगा जा रहा है? गवर्नर जनरल। क्योंकि ये पद इसी से बना है, इसलिए हम लोग को बोलचाल की भाषा में इसे बोल देते हैं। वायसराय का असली अर्थ होता है कि जो भी देशी रियासत था उससे विचार विमर्श जब करते थे आपको गवर्नर जनरल, तो वायसराय के पद से ही करते थे, वायसराय के हैसियत से करते थे। किंतु ऐसे गवर्नर जनरल ही उनको कहा जाता था, ऐसा था। इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और गुलाम भारत के पूछे, गुलाम भारत यानी स्वतंत्रता से पहले पूछे, गुलाम भारत के आपको अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय ऐसा शब्द रहे तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत में क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। तो जो अंतिम है वही क्या है? पहला है। और स्वतंत्र भारत का या भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय थे श्री राजा गोपालाचारी, जो भारतीय थे। क्या थे? भारतीय थे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया? तो भारत में दोहरी शासन को कैसे समाप्त कर दिया गया? क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन चलाई जा रही थी, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था और इसी के द्वारा भारत में शासन चलाई जा रही थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उसके क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और 1784 पीट्स एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और प्रश्न पूछेगा, बंगाल में पहली बार दोहरी शासन, बंगाल में दोहरी शासन को ही हम कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं? द्वैध शासन। तो बंगाल में हम पहली बार द्वैध शासन को लागू किया था किसने? तो लॉर्ड क्लाइव, जिसे रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव ने ही पहली बार बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। 1765 से शुरू हुआ, 1773 में फिर वारेन हेस्टिंग आए तो इसे समाप्त कर दिया। फिर 1784 के पीट्स एक्ट के तहत ये भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई और ये चला कब तक? 1858 ईस्वी तक। और फिर जाके आपने सुना होगा 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन को लागू किया जाता है। तो 1919 में ही आपको प्रांतों में क्या लगाया जाता है? द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया जाता है, यानी दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। कब? 1919 एक्ट के तहत। और पुनः जाकर 1935 ईस्वी में फिर इसे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर देता है और कहा जाता है कि केंद्र में अब द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो आइए ऑप्शन से देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था और इसी के तहत हमारे भारतीयों लोगों की स्वतंत्रता के लिए एक विधेयक लाया गया था। कहाँ पे? तो ब्रिटेन के संसद में लाया गया था 4 जुलाई को। 18 जुलाई 1947 इसको उसे क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। तो यही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी के तहत भारत की क्या मिली? स्वतंत्रता मिली थी। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था 1919 में, उसे समाप्त किया गया। किस तरह? 1935 के तहत। और 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो है, इसको हमारे संविधान में सबसे ज्यादा इसी की क्या है? भूमिका है। सबसे ज्यादा भूमिका किसी की है? इसी का है। और अगला है डी नंबर ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम एंड इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 है, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि इसी में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया। और इसी एक्ट को कहा जाता है कि इसी एक्ट के तहत भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुआ। और उस समय भारत के वायसराय थे आपको मिंटो। कौन था? मिंटो था। और मिंटो के समय ही ये आया था, इसलिए इसे नाम था मार्ले मिंटो। मार्ले जो था उस समय राज सचिव था, पद पर था, इसीलिए इसका नाम था मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। और मिंटो के ही भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। और इसी में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया? तो ये शुरुआती दौर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आता है, इसी के तहत आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था उसी को रोकने के लिए आता है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी एक्ट के तहत पहली बार कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना किया जाता है। और साथ ही जो बंगाल के गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस तरह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हेस्टिंग। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। और इसमें जो कमियां था उसे दूर करने के लिए पीट्स इंडिया अधिनियम आता है 1784, जो इसमें कमी थी उसे दूर करने के लिए आया था। और 1833 याद रखेंगे चार्टर्ड एक्ट। इसी 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल तक वो सीमित था, उसे पूरे भारत के लिए बना दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो भी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि उसके बाद वो पूरे भारत के बन गए। अभी हमने चर्चा किया भारत परिषद अधिनियम, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखो कोई परेशानी होगी तो फिर कमेंट करके बोलिएगा, फिर हम अगले वीडियो में इसका प्रयास करेंगे, आपकी जो शिकायत है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे जरूर। तो कमेंट करके बताएंगे। यहाँ लगता होगा जल्दी से बोल दिया, आपको नहीं समझ में आए तो फिर हम कोशिश करेंगे अगले दिन पुनः आपको बताएं इस प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह में कितने उपग्रह होते हैं?
नेचुरली उपग्रह कितने हैं? तो इसमें 2 ही उपग्रह होते हैं जिसका नाम है फीबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर कितने होते हैं? 2 ही इसका उपग्रह है, फीबोस और डिमोस। तो इसको याद रखेंगे। और मंगल ग्रह आपको देखने में कैसा लगता है? तो लाल जो दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखता है। आयरन ऑक्साइड के कारण क्या दिखता है? ये लाल दिखता है। और मंगल ग्रह से याद रखेंगे इसके 2 ही उपग्रह हैं, फीबोस और डिमोस। अब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे आपके एग्जामों में एक बंदरगाह से प्रश्न आते रहता है हमेशा। तो इसलिए चलिए आज देखते हैं कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है और कहाँ पे है। तो आप जो भी बंदरगाह होगा वो समुद्र तटीय राज्यों में ही बनाया जाएगा। तो भारत में कुल 9 समुद्र तटीय राज्य है और उसी में सब बंदरगाह है। जैसे कि आपने देख रहे हैं एक कांडला बंदरगाह है। क्या है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है और इसका नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और ये कहाँ पे है? तो आप याद रखेंगे ये गुजरात में है। अब है मुंबई बंदरगाह। क्या है? मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहीं पर है आपको जवाहरलाल नेहरू, जैसे लिखा हुआ ना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये कहाँ पर है? ये भी मुंबई के पास ही है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका पूर्व नाम था नया सोवा बंदरगाह, यानी जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है इसका प्राचीन नाम जो है वो नया सोवा बंदरगाह था। क्या नाम था? नया सोवा बंदरगाह। उसके बाद है मार्मू गोवा बंदरगाह। तो मार्मू गोवा बंदरगाह जो है वो गोवा में है। और मंगलुरु बंदरगाह जो है ये आपको मंगलुरु बंदरगाह है कर्नाटक में। और कोचीन बंदरगाह जिसे कोची भी कहते हैं ये कहाँ है? केरल में। और यहीं पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो हम याद कैसे रखेंगे? तो इधर वाले को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट पर ये सब बंदरगाह है। और इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर, यानी अरब सागर की तरफ ये सारे बंदरगाह को बनाया गया और ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह हो गए। तो पश्चिमी घाट के बंदरगाह कौन कौन हो गए? तो गुजरात में हो गए कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई, फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, फिर मार्मू गोवा बंदरगाह, फिर मंगलुरु और कोचीन। ये सारे बंदरगाह जो हैं वो अरब सागर की तरफ है। अब इधर आते हैं। इधर जो बंदरगाह है तो तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से मछली का व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, जो ये भी क्या है? तमिलनाडु में है। और एनोर बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है। और चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीनतम और कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह। तो ये 3 बंदरगाह है। उसके बाद है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में है। ये दूसरा बड़ा गहरा बंदरगाह है। उसके बाद है कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। कौन है? कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह है जिसका नया नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इसको याद रखेंगे, इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और ये सब कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। तो इसको याद रखेंगे कहाँ पे है? तो ये सारे बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में। और ये सब किस घाट की ओर है? तो पूर्वी घाट की ओर है। किधर? पूर्वी घाट। तो हम याद ऐसे भी रखते हैं कि पश्चिमी घाट में 5 राज्य है, इसी 5 राज्य में ये बंदरगाह है और 4 राज्य इधर है। तो टोटल पूछता है भारत में समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको 9। कौन कौन राज्य पूछ दे? तो याद रखें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल, जो गोला गोला देख रहे रेड वाला। उसी तरह इधर पूछेगा पूर्वी घाट पर कौन कौन? तो तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इस तरह 9 राज्य है। और एक और बंदरगाह है जो जिसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह क्या है? किनारे पे है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह और इसका नाम रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। तो इस तरह कुछ बंदरगाह था जिसको याद करेंगे और 1-2 बार जरूर देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जामों में जब भी बंदरगाह है और ऐसे ही कॉपी पे बना के याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है? सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली जो कौन है? तो वो है आपको भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। और ये किस राज्य में है? तो आपको तमिलनाडु राज्य में ये शास्त्रीय नृत्य होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कुचिपुड़ी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में ओडिसी होता है और ऐसे ही है। तो अगला है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो
बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में वो है केवल आपको सुंदरबन। कौन है? सुंदरबन। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो नीलगिरी क्षेत्र था। कौन था? नीलगिरी क्षेत्र। जैसा कि हम आप देख सकते हैं यह नीलगिरी क्षेत्र था जो भारत का पहला आपको बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद है आपको ये सुंदरबन। ये सुंदरबन जो है ये आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ये विकसित है, आपको ये सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र। और प्रश्न पूछता है सुंदरबन को आपको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे 1984 ईस्वी में घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और यहाँ पर पाया जाता है मैंग्रोव वन। कैसा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन। और यहीं पर पाया जाता है रॉयल टाइगर्स। रॉयल टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में। और सुंदरबन में खासकर शहद जो होती है, यहाँ के शहद को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कहने का मतलब जोग्राफिकल इंडेक्स नंबर दिया गया। कहाँ के? तो सुंदरबन के जो आपको शहद है। और याद रखेंगे सुंदरबन जो है ये जो डेल्टाई क्षेत्र है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के से निर्मित होता है। तो इस तरह कुछ आपको स्टैटिक जीके का प्रश्न था और साथ में करेंट अफेयर्स का प्रश्न था। और ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपका ये स्टैटिक जीके का प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।